प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं कि रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिलता है उसमें एसी के जो घटक हैं उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए हम फिल्टर्स का उपयोग करते हैं और वो कैसे करते हैं। यानी ओवरऑल हम ये कहें कि आपके पास दिष्ट कार्य से प्राप्त निर्गत वोल्टता या धारा में से जो प्रत्यावर्ती घटकों को कम करने का काम है वो कहलाता है फिल्टर करना। और ऐसे परिपथ जो हम यूज़ करते हैं फिल्टर करने के लिए कहलाते हैं फिल्टर परिपथ। अब ये फिल्टर परिपथ क्या करते हैं कि जो दिष्टकारी से जो हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है उसमें उपस्थित एसी घटकों को यानी उर्मिका गुणांक को कम करते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं एल और सी को, यानी कि प्रेरक और संधारित्रों को। अब क्यों यूज़ करते हैं? फर्स्ट ईयर में आपने अध्ययन किया होगा कि जब हम प्रेरकत्व को परिपथ में लगाते हैं, किसी इंडक्टर को परिपथ में लगाते हैं, तो जब वो परिपथ में धारा बढ़ती है तो इंडक्टर अपने में एनर्जी को स्टोर करता है, और जब परिपथ में धारा कम होने लगती है तो वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी को परिपथ को देता है। इस प्रकार से परिपथ में धारा मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी इस प्रेरक में स्टोर होती है वो चुंबकीय एनर्जी की फॉर्म में होती है। और संधारित्र की चार्जिंग डिस्चार्जिंग के रूप में हमने अध्ययन किया है कि जब संधारित्र के साथ बैटरी जोड़ी जाती है तो उसकी चार्जिंग होती है, और यानी कि उसमें से धारा का प्रवाह होता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है। और जब परिपथ में से बैटरी को हटा दिया जाता है तो लोड प्रतिरोध के थ्रू जो संधारित्र है वो डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज होने पर वो अपनी एनर्जी परिपथ को देता है। तो इस प्रकार से संधारित्र लगा होने पर परिपथ में धारा मेंटेन रहती है। तो ये दोनों ही जो परिपथ, दोनों ही जो डिवाइसेस हैं, ये एक प्रकार से एनर्जी बढ़ने पर परिपथ में एनर्जी को स्टोर करते हैं, एनर्जी कम होने पर परिपथ में अपनी एनर्जी को देते हैं। तो इस प्रकार में परिवर्त में वोल्टता और धारा को मेंटेन करते हैं। और बाकी जो इनका गुण है दूसरा, कि वो हम ये देखेंगे कि इनका डीसी के प्रति क्या व्यवहार है और एसी के प्रति क्या व्यवहार है, क्या विशेषता है कि हम इनको प्रत्यावर्ती धारा को हटाने के रूप में काम में लेते हैं, यानी फिल्ट्रेशन के काम में लेते हैं। आउटपुट में से, डीसी में से एसी कंपोनेंट्स को हटाने के काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो एल है उसका जो प्रतिघात है, वो जो धारा के मार्ग में बाधा उपस्थित करता है, वो दी जाती है जे ओमेगा एल के द्वारा। और जो संधारित्र है उसका प्रतिघात, उसके द्वारा जो उपस्थित बाधा है वो दी जाती है 1/j ओमेगा सी के द्वारा। अब डीसी के प्रति अगर मैं व्यवहार देखूं तो आइडियल डीसी की फ्रिक्वेंसी मैंने देखी थी 0 होती है, यानी ओमेगा 0 होता है। तब जब मैं परिपथ में इंडक्टर को लगा रही हूँ तो ओमेगा 0 हो जाने से आपके पास एक्सएल का मान 0 हो जाएगा, यानी कि प्रतिघात का मान 0। तो ये धारा के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं करेगा। तो एल जो है अपने में से, इंडक्टर जो है अपने में से आइडियल डीसी को जाने देगा। जबकि एसी के प्रति मैं देखूं तो एसी की कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, इसलिए एल और ओमेगा के मान के आधार पर जो इंडक्टर है वो एसी में अपनी बाधा को उपस्थित करेगा। अब यहाँ अगर मैं संधारित्र में से देखूं तो चूंकि ओमेगा का मान आइडियल डीसी के लिए 0 हो जाता है, इसलिए 1/j ओमेगा सी का मान हो जाएगा अनंत। और अनंत होने का मतलब कि बहुत अधिक बाधा उपस्थित करेगा धारा के मार्ग में, तो आइडियल डीसी को ये पूर्णतया रोकने का प्रयास करेगा। अब एसी के प्रति मैं देखूं तो एसी के लिए ओमेगा का मान क्या है, इसकी अपेक्षा 0 की अपेक्षा अधिक है, तो यहाँ पर ये सी का मान होने से सी का मान क्या हो जाएगा, एक्स सी का मान कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ये अपने में से एसी को गुजरने देगा। तो इसका अगर मैं देखूं तो एल का व्यवहार ये है कि ये डीसी को अपने में से जाने देता है और एसी को रोकने का प्रयास करता है, जबकि जो संधारित्र है वो डीसी को रोकता है और एसी को अपने में से जाने देता है। तो इसीलिए यही वजह है कि हम जो एल को है वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं और जो सी है उसको हम समांतर क्रम में लगाते हैं। इसका ये भी रीज़न है कि जब हम फिल्टर में लगाएंगे, क्योंकि ये डीसी को गुजरने देता है और एसी को रोकता है, इसलिए एल को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं परिपथ में। जबकि हमने सी के लिए देखा है कि ये डीसी को रोकता है और एसी को गुजरने देता है, इसलिए हम इसको समांतर परिपथ में, फिल्टर परिपथ में लगाते हैं। फिल्टर परिपथ में इसको हम समांतर क्रम में यूज़ करेंगे सी को, जबकि फिल्टर परिपथ में हम एल को श्रेणी क्रम में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर परिपथ के प्रति व्यवहार हम देख ही चुके हैं।
कि जब L धारा में बढ़ता है तो ऊर्जा का संग्रहण होता है, और धारा घटती है तो परिपथ में ये अपनी ऊर्जा परिपथ को देता है। इसी तरह C भी धारा में बढ़ने पर आवेशन होता है, इसका ऊर्जा का संग्रहण होता है, और धारा घटने पर यह निरावेशित होकर अपनी ऊर्जा परिपथ को देता है। L में ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, और C में जो ऊर्जा है वो आपके पास विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। अब हम देखते हैं कि इनके आधार पर जब हम फिल्टर परिपथ बनाते हैं तो कितने प्रकार के बनाते हैं। तो कितने प्रकार के फिल्टर बनाते हैं तो हम कहते हैं, एक तो सीरीज L एक हम बना सकते हैं, जिसमें L को हम कहाँ का जोड़ेंगे, सीरीज L में, सीरीज श्रेणी क्रम में केवल L को जोड़ेंगे। दूसरा फिल्टर जो हम बनाते हैं वो हम कहते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर, यानी जो कैपेसिटर है उसको हम कहाँ जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे केवल। तीसरा परिपथ है मेरे पास LC फिल्टर, यानी L और C उसमें दोनों लगाए जाते हैं। और चौथा है मेरे पास पाई फिल्टर, जिसमें मैं एक L यूज़ करती हूँ और 2 C यूज़ करती हूँ। इन सब फिल्टरों का हम अध्ययन आगे करेंगे। तो पहला फिल्टर जो मैं देखने जा रही हूँ वो है श्रेणी प्रेरक फिल्टर, यानी सीरीज इंडक्टर फिल्टर, सीरीज L फिल्टर। तो उससे हम फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे उसको हम देखें। तो सबसे पहले यहाँ एक परिपथ मैंने बनाया है। तो यहाँ आपको ये दिख रहा है कि ये AC का प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है। यहाँ पर ये मैंने लगाया है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली है उससे मैंने डायोड D1 और डायोड D2 को जोड़ा है, यानी। और यहाँ पर अब हम देखें तो अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं L और मिलियम L को यहाँ से हटा दूँ तो ये जो परिपथ है वो दिख रहा है मुझे कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ है, जिसमें कि आप मध्य बिंदु टेपित करते हैं सेकेंडरी कुंडली को। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हम प्रेरकत्व को लगा रहे हैं, यानी कि फिल्टर को लगा रहे हैं, वो कहाँ लगा रहे हैं कि ये जो डायोडों के बाद, यानी कि जो धारा है उसका रेक्टिफिकेशन हो गया है उस समय, यानी डिस्चकरण उसका हो गया है, लेकिन आउटपुट पर लेने से पहले हम इस पे क्या लगा रहे हैं, फिल्टर। तो फिल्टर हमेशा कहाँ लगाया जाएगा, एक बात ध्यान रखें, दिष्टकारी से वोल्टता का जब दिष्टकरण हो गया है उसके बाद और आउटपुट पर पहुँचने से पहले दोनों के मध्य हम क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने डायोडों के बाद, क्योंकि इससे दिष्टकरण हो गया, तो होने के बाद हमने फिल्टर लगाया, और फिल्टर से जो AC कंपोनेंट्स हैं वो और निकल गए, और बाद में जो सारे DC कंपोनेंट हैं वो मुझे कहाँ मिलेंगे, लोड पर मिलेंगे। तो लोड पर जो मापी गई अब धारा है वो फिल्ट्रेशन के बाद मापी गई धारा है। तो फिल्ट्रेशन के बाद मुझे धारा मिलती है कि फिल्टर होने के बाद जो रिपल है उसके मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। AC कंपोनेंट्स जो यहाँ पहले पूरे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के, वो अब कम हो जाते हैं, और फिल्टर होने से रिपल का मान कम हो जाता है। अब इसका हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो हमने देखा था पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए जो आपके पास फोरियर सीरीज हमें आउटपुट हम लिखते हैं, वो हमें मिलता है V0 = Vm ब्रैकेट में 2/π -4/3π cos 2 ओमेगा t -4/15π cos 4 ओमेगा t। तो ये 2 ओमेगा t और cos 4 ओमेगा t दोनों, और हायर ऑर्डर टर्म्स ये सारे AC कंपोनेंट्स हैं, और फर्स्ट टर्म मेरा है DC कंपोनेंट। अगर हम ये मान लें कि जो आपके पास हायर हार्मोनिक्स हैं, ये सेकंड हार्मोनिक्स है, ये फोर्थ हार्मोनिक्स है, तो उस सन्नादी घटकों का जो आयाम है अगर वो बहुत कम हो जाए तो सिर्फ हम फर्स्ट कंपोनेंट को ही अगर लेके चलें तो आउटपुट को मैं लिख सकती हूँ, ये एक DC कंपोनेंट और एक AC कंपोनेंट का योगफल। तो यहाँ पर जो दिष्ट धारा लिखी जाएगी वो हो जाएगी VDC/RL, और VDC का मान है 2Vm/π। तो जो दिष्ट धारा का मान मुझे मिल जाता है वो हो जाएगा 2Vm/πRL। ये दिष्ट धारा तब है, लोड प्रतिरोध में कब है, जबकि आपके पास यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाया हुआ है, क्योंकि L आपको अच्छे से पता है कि L जो अपने में से है AC को रोकता है और DC को जाने देता है। तो पूरी की पूरी DC जो मुझे यहाँ आउटपुट पे दिष्टकारी से मिली वो मुझे लोड पे मिल जाएगी, इसलिए लोड में दिष्ट धारा का मान ये होगा। अब लोड में जो प्रत्यावर्ती घटक मिलेगा मुझे, उसका मुझे मान जो मिल रहा है वो है आपके पास 4Vm/3π cos 2 ओमेगा t RL + 4 ओमेगा स्क्वायर RL का होल स्क्वायर, क्योंकि ISU क्या होता है, यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये होगा VAC/ प्रतिरोध का मान। तो VAC का मान जो मेरे पास यहाँ पे है वो मुझे दिख रहा है 4Vm/3π cos 2 ओमेगा t है, और जो प्रतिरोध है, क्योंकि ये जो धारा बह रही है वो L और RL में से होकर यहाँ बह रही है, तो प्रतिरोध L का भी आएगा और RL का भी आएगा। तो इन दोनों के कारण जो प्रतिबाधा उपस्थित हो रही है
उस प्रतिबाधा का मान क्या होता है, RL² + 4 ω² L² की पावर हाफ। तो यहाँ पर जो AC कंपोनेंट अब मुझे RL पर अक्रॉस मिल रहा है L से गुजरने के बाद, उसका मान ये हो जाएगा। ये जो द्वितीय सन्नादि घटक है उसकी प्रतिबाधा हमने लिखी है, क्योंकि AC का यहाँ द्वितीय सन्नादि घटक उपस्थित है, इसलिए जो प्रतिबाधा L और RL के फलस्वरूप इस धारा में बहने पर आएगी वो हो जाएगी RL + J × 2ωL। तो यहाँ पर अब हम इसका प्रत्यावर्ती घटक का वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं। तो इसका एवरेज कर लेते हैं cos 2ωt का। तो cos 2ωt का जब हम वर्ग माध्य मूल निकालते हैं, वर्ग माध्य मूल मान यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका माध्य निकालेंगे, फिर इसका अंडर रूट करेंगे, जैसे कि हमने फुल वेव और हाफ वेव में किया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि cos 2ωt का ही इंटीग्रेशन होगा। तो हमें इसका जब वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं तो 1/√2 आ जाता है। तो मेरे पास जो IRMS वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपके पास, यहाँ हमने ये भी मान लिया है कि जो 2ωL का मान है वो RL की अपेक्षा बहुत अधिक होगा, क्योंकि आपके पास जो प्रत्यावर्ती घटक है वो लोड प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न प्रतिबाधा प्रेरक की प्रतिबाधा की तुलना में कम है। तो यहाँ पर आपके पास 2ωL का मान RL से अगर बहुत ज़्यादा मान लिया जाए तो हम RL को छोड़ सकते हैं। तो मुझे मान मिल जाता है लोड प्रतिरोध में से बहने वाली वर्ग माध्य मूल धारा का मान जो मुझे मिलता है वो हो जाता है 2√2 Vm/3π × 2ωL, या फिर हम इसको कह सकते हैं √2 Vm/3π ωL। तो अब मुझे लोड में से बहने वाली वर्ग माध्य मूल धारा का भी मान मालूम है और दिष्ट धारा का भी मान मालूम है, इसलिए मैं उर्मिका गुणांक रिपल फैक्टर निकाल सकती हूँ, और वो मान क्या होगा I'(RMS/IDC। तो I'(RMS का मान मैंने रख दिया, IDC का मान डिवाइड करके रख दिया है। तो मुझे जो रिपल फैक्टर मिलता है वो मिल जाता है RL/3√2 ωL के बराबर, या फिर हम रिपल फैक्टर किसके बराबर आ जाता है, इन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0.236/ωL × RL के बराबर, और ओमेगा हम जानते हैं 2πν होता है, और न्यू अगर हम 60 हर्ट्ज मान लें तो 2πν का मान लगभग आ जाता है 376.8। तो 376.8 ओमेगा यहाँ मैं रखती हूँ। तो रिपल फैक्टर का मान मुझे मिल जाता है RL/1600 × L, यानी जो रिपल फैक्टर है वो RL के तो प्रोपोर्शनल है और L के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो RL बढ़ने पर, लोड प्रतिरोध बढ़ने पर रिपल जो है वो बढ़ेगी, और इंडक्टेंस का मान बढ़ने पर रिपल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा है कि कम रिपल के लिए RL का मान कम होना चाहिए और L का मान अधिक होना चाहिए, और RL का मान जब कम होता है तो धारा अधिक बहती है और वोल्टता का मान क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रेणी प्रेरक फिल्टर या चौक फिल्टर भी हम इसे कहते हैं, अधिक लोड धारा और कम वोल्टता पर ये अधिक उपयोगी होता है। इसलिए जब लोड धारा अगर बहुत कम होगी तो यह फ़िल्टर उपयोगी नहीं होगा। एक मिनिमम धारा इसके लिए आवश्यक है कि हम इस फ़िल्टर का उपयोग कर सकें। तो इस तरह से हमें ये जो श्रेणी प्रेरक फ़िल्टर है हम तब यूज़ करेंगे जब हमें अधिक लोड धारा चाहिए और कम वोल्टता चाहिए। ऐसा क्यों मिला, क्योंकि RL कम और मिला कम अगर हम चाहते हैं कि रिपल हो तो उसके लिए RL का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और लोड कम होने पर आप जानते हैं प्रतिरोध कम होता है तो धारा अधिक बहती है, और वोल्टता उसके अक्रॉस जो वोल्टता है वो क्या हो जाती है, विभवापतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि श्रेणी प्रेरक फ़िल्टर किस तरह से काम करता है और किस तरह से रिपल को कम करता है। अब अगले बार हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हम शंट कैपेसिटर फ़िल्टर को यूज़ करेंगे रिपल फैक्टर को कम करने के लिए। जो आपके पास दिष्ट कार्य के बाद जो हमें आउटपुट मिल रहा है उससे पहले हम फ़िल्टर लगाकर लोड पर पहुंचने से पहले हम फ़िल्टर लगाएंगे, ताकि लोड पर जो मुझे आउटपुट मिले वो फ़िल्टर होके मिले और उसमें क्या हो कि रिपल के घटक क्या हो जाएं, कम हो जाएं, AC के कंपोनेंट्स क्या हो जाएं, कम हो जाएं। धन्यवाद।